हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवलरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीजीपीएससी 2020 का जो प्रीलिम्स पेपर संपन्न हुआ है 14 फरवरी 2021 को, उसके क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, ये उसका सेकेंड पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भूकंपी छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो भूकंप टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसी हो। डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। काफी ब्रॉड टॉपिक है ये, हम इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि भूकंपी छाया क्षेत्र क्या होता है। तो मान लीजिए ये है हमारी पृथ्वी और यहां से मान लीजिए भूकंप स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हुआ, तो इसे कहा जाता है फोकस। और मान लीजिए इसकी जो वेव है सबसे पहले धरातल पर यानी पृथ्वी की सतह पर, अर्थ की सरफेस पर यहां पहुंचती है, तो इसे कहा जाता है भूकंप का अधिकेंद्र या इपीसेंटर। अब यहां से आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो इसकी प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव के बारे में क्वेश्चन है। तो प्राइमरी वेव जो होती है वो सिर्फ आपको, यहां से मैं अगर एंगल ड्रॉ करूं तो इस प्रकार से 105 डिग्री तक, यानी ये 0 डिग्री है, मान लीजिए 0 डिग्री से 105 डिग्री तक प्राइमरी वेव आपको देखने को मिलेगी। और ठीक इसी तरह से यहां पर भी अगर आप आएंगे तो 105 डिग्री तक ही आपको प्राइमरी वेव देखने को मिलेगी। फिर अगर आप 105 से 145 डिग्री तक देखेंगे तो आपको कोई प्राइमरी वेव यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरह इस साइड भी होगा, ये 105 डिग्री है और ये 145 डिग्री है। यानी इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं तो सिर्फ आपको जो भूकंप की वेव प्राइमरी देखने को मिलती है वो 0 डिग्री से 105 तक मिलती है और 105 से 145 तक बिल्कुल नहीं मिलती। इसके आगे फिर आपको देखने को मिलती है प्राइमरी वेव। और सेकेंडरी वेव की बात करें तो सेकेंडरी वेव सिर्फ और सिर्फ आपको 0 डिग्री से 105 डिग्री तक ही देखने को मिलती है, यानी सिर्फ इस क्षेत्र में। और इधर भी देखें तो इस क्षेत्र में। फिर से देखते हैं, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, आपको प्राइमरी वेव कहां से कहां तक देखने को मिलती है, 0 डिग्री से 105 डिग्री तक। फिर 105 डिग्री से 145 डिग्री तक आपको बिल्कुल भी प्राइमरी वेव देखने को नहीं मिलती, आगे फिर देखने को मिलती है। इसके बाद में अगर सेकेंड पॉइंट यानी सेकेंडरी वेव की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको 0 डिग्री से 105 डिग्री तक ही देखने को मिलती है। अब इसने जो पॉइंट्स लिखे हैं, अब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें भूकंप के छाया क्षेत्र कौन सा होगा, भूकंप का छाया क्षेत्र वो होगा जहां पर कि भूकंप की वेव आपको देखने को मिलती नहीं है, उसे कहा जाता है भूकंप का छाया क्षेत्र। अब इसका पहला पॉइंट देखिए, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, दो अलग अलग भूकंप अगर हैं तो उनके छाया क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ये करेक्ट पॉइंट है। दूसरा, भूकंप लेखी भूकंप अभिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर P एवं S दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि मैंने क्या बताया 105 डिग्री के आगे आपको सेकेंडरी वेव तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी और प्राइमरी भी देखने को मिलेगी तो वो भी 105 से 145 तक बिल्कुल भी नहीं मिलती। इसका मतलब ये दोनों ही रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा, सिर्फ फर्स्ट वन करेक्ट है, बाकी दूसरा रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। अब आपको इंपॉर्टेंट इसमें क्या याद रखना है, 0 डिग्री से 105 डिग्री तक और 105 से 145 तक आपको कोई वेव देखने को नहीं मिलती, उसे कहा जाता है भूकंप का छाया क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, फिर ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। जीडीपी के बारे में आपने सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है सभी जानते होंगे, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेशन इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसे कहा जाता है जीडीपी। अब इसमें अगर एनडीपी की बात करें तो ये होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मान लीजिए आपने 100 रुपए का कुछ भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया, बट उसमें जो मूल्य ह्रास है यानी डेप्रिसिएशन होता है। जैसे डेप्रिसिएशन क्या होता है, मान लीजिए आपने 5 लाख की कार ली, 1 साल चलाई आपने, तो अब वो 5 लाख की नहीं बची, अब कितने की हो जाएगी, मान लीजिए वो 4 लाख 3 लाख की होगी, तो उसमें डेप्रिसिएशन कितने का आया, 2 लाख का या 1 लाख का। इसे कहा जाता है क्या, डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। तो आपने प्रोड्यूस किया उसे जीडीपी में कंसिडर करेंगे, बट एनडीपी में क्या करते हैं, हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं मूल्यह्रास को, यानी डेप्रिसिएशन अगर आप माइनस कर देंगे तो वो एनडीपी होता है। जैसे ये फॉर्मूला लिखा है
फॉर्मूले में क्या लिखा है, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहां पर क्या लिखा है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी प्लस मूल्यह्रास। यहां पर अगर ये माइनस हो जाता तो ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ऐड नहीं करते। किसके लिए, एनडीपी के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला, ये तो रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड वन देखिए, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम के बारे में लिखा है, तो ये सिंपल सा करेक्ट फॉर्मूला है। आपने प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला देखा होगा, वो क्या होता है, एनडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन। पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन मींस, जैसे मान लीजिए एनडीपी कितना है, एक साल में मान लीजिए 100 रुपए हुआ, और पॉपुलेशन कितनी है, किसी देश की 10 है, मान लीजिए 10 लोग हैं वहां पर, तो इसको कैंसिल किया तो कितना होगा, वहां का पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, 10 रुपए, यानी प्रत्येक व्यक्ति ने कितना पैसा कमाया, 10-10 रुपए कमाए। इसके बाद में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मात्रक है। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि शुद्ध घरेलू उत्पाद में हमने क्या किया है, मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया है, तो ये बेहतर मात्रक होगा, जो कंडीशन बताएगा अच्छे से किसकी, अर्थव्यवस्था की। तो ये तीसरा पॉइंट भी इसका करेक्ट है, यानी इसका गलत पॉइंट कौन सा है, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट गलत है, बाकी ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ग्रीन हाउस प्रभाव, इसके बारे में आपने खूब सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें ये होता है कि मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य से क्या किरणें आती है यानी हीट आती है, और हमारी पृथ्वी उसको यूज करती है, उन सूर्य की किरणों को या हीट को यूज करती है, और यूज करने के बाद में डेफिनेटली हम पूरा का पूरा जो हीट होती है उस हीट को एब्जॉर्ब करके अर्थ नहीं रख सकती, तो अर्थ उसको क्या कर देती, रिफ्लेक्ट कर देती। अर्थ का हीट का एक बजट होता है, वो आपने पढ़ा होगा, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, वो यानी यहां पर जितनी भी हीट है वो कांस्टेंट बनी हुई है लगातार। हम हीट यूज करते हैं सूर्य की, बट हमारी पृथ्वी उसको क्या कर देती, रिफ्लेक्ट कर देती। जितना यूज करना होता है, जितनी हीट उसको चाहिए उतनी ही हीट यहाँ पर रहती है, बट कुछ ऐसी गैसेस होती है जो क्या करती है, इस हीट को वापस जाने नहीं देती, बल्कि उसको होल्ड करके रखती है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हीट को वो होल्ड करती है तो उससे क्या होगा, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ता है, उसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। और वो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो ग्लेशियर जमे हुए पोल के ऊपर यानी ध्रुवों के ऊपर, या बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जैसे हिमालय के ऊपर बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी, और उसके पिघलने से क्या होगा, समुद्र का वाटर लेवल बढ़ेगा, समुद्र का वाटर लेवल बढ़ेगा तो फिर उससे तबाही आएगी, सभी जानते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा योगदान देने से वाली जो गैसेस है उनको पहले क्रम पे और उसको घटते हुए क्रम पे लगाना। तो सबसे जो खतरनाक गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है कितना, 76% इसका उसमें पार्टिसिपेशन है। और जब हम कोई फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोलियम, कोयला, इस प्रकार के जब फ्यूल जलाते हैं तो उसमें CO2 रिलीज होती है एनवायरमेंट में, और वो CO2 फिर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे मीथेन आता है CH4, जो कितनी है, 16% है ये अगर आप परसेंटेज याद करना चाहें तो फर्स्ट वन का और लास्ट वन का याद कर सकते हैं। CO2 का तो आपको याद होना ही चाहिए, 76% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सेकेंड वन 16%, और थर्ड वन ये N2O, ये कितनी है, सिर्फ 6%, और CFC मीन्स क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बचा हुआ 2% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि ये भी काफी खतरनाक होते हैं CFC, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी जो ओजोन लेयर है उसको डैमेज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, यानी CO2 सबसे ज्यादा, फिर CH4 मीथेन, फिर N2O और फिर CFC। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम क्या होगा। बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, और कोई भी इतने सारे बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया कैसे याद कर पाएगा, बट क्वेश्चन पूछा है PSC ने तो आपको ध्यान देना। तो इसमें सबसे ज्यादा जो एरिया है वो है मन्नार की खाड़ी का। मन्नार की खाड़ी का एरिया है लगभग 10,500 स्क्वायर किलोमीटर, 10,500 स्क्वायर किलोमीटर। और ये आपको देखने को कहाँ मिलती है, तो ये मान लीजिए हमारा भारत है और यहाँ पे ये है श्रीलंका।
और इस साइड में और इस साइड में, और यहाँ पर बीच में आपको राम सेतु टाइप मिलता है, उसमें ये है पाक स्ट्रेट और ये है मन्नार की खाड़ी। तो इसे हमने बायोस्फीयर रिजर्व बना के रखा है। ये कितना है? 10,500 स्क्वायर किलोमीटर, इतना इसका एरिया है। फिर सेकंड नंबर पे आपको मिलता है सुंदरवन का डेल्टा, जो कहां पर मिलेगा? पश्चिम बंगाल में मिलेगा, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा, अगर मैं भारत का मैप बनाऊं इस प्रकार से, थोड़ा सा खराब मैप बनता है मेरे हाथ से, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के पास में, यहाँ पे आपको मिलता है सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अब इस डेल्टा में आपने सुना होगा, इस सुंदरवन के डेल्टा में क्या पाया जाता है? रियल बंगाल टाइगर, और इसका भी एरिया काफी है, 9630 स्क्वायर किलोमीटर, इतना इसका एरिया है। हालांकि ये आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए, क्योंकि अब जब ये एग्जाम में आ ही चुका है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, और इसका भी एरिया काफी है, लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है। और कंचनजंगा जो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसका एरिया लगभग 1784 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी अप्रोक्सीमेटली आप 1800 मान सकते हो याद करने के लिए। तो सबसे ज्यादा मन्नार की खाड़ी, जो कहां पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। दूसरा सुंदरवन का डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में या बांग्लादेश में देखने को मिलता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहां पर? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर एसिड रेन के बारे में आपने सुना होगा। एसिड रेन क्या होती है आपको पता होगा। एक होती है पीएच वैल्यू, मान लीजिए ये है 0 और ये है 14, इसका ये स्केल होता है। तो अगर किसी का पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कितना है? 7 है, तो उसे न्यूट्रल माना जाता है। उससे कम है तो उसे एसिडिक माना जाता है, और उससे ज्यादा है तो उसे बेसिक माना जाता है। ये पीएच वैल्यू होती है। तो एसिड रेन क्या होती है? वो पानी जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम हो, उसकी अगर बारिश हो जाए तो उसे कहा जाता है एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब ये नहीं होता कि ऊपर से एसिड गिर रहा है और आपके ऊपर गिर रहा है, ऐसा ये नहीं होता। वो जो पानी होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, उसे कहा जाता है एसिड रेन। और जब ये पेड़ पौधों में जाता है ये पानी, तो उन्हें काफी डैमेज करता है एसिड रेन। और एसिड रेन के लिए 2 कारक रिस्पॉन्सिबल है, एक है नाइट्रिक एसिड और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब ऐसी बारिश होती है जिसके पानी की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, तो उसे कहा जाता है एसिडिक रेन, और वो पेड़ पौधे जीव जंतु को काफी डैमेज करती है। आपने देखा होगा एक खास पीएच वैल्यू होती है नदी की, या फिर कोई पानी का तंत्र है, उसकी एक खास पीएच वैल्यू होती है, उसी में वो जीव जंतु सर्वाइव करते हैं। उससे कम या उससे ज्यादा पीएच वैल्यू अगर हो जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं। तो इसका आंसर होगा नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एसिड रेन के लिए। फिर ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए, एक तो संसदीय समितियां होती हैं, जैसे संसद में जो मेंबर होते हैं, मान लीजिए लोकसभा है, उसके कुछ मेंबर लिए, मान लीजिए 30 मेंबर लिए, और उनका एक अध्यक्ष बना दिया, एक उपाध्यक्ष बना दिया, यानी एक चेयरमैन और एक डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया, एक कमेटी बना दी। ये संवैधानिक कमेटियां होती, क्योंकि इनका जिक्र हमारे संविधान में है कि इस प्रकार से कमेटियां होंगी। बट अगर मान लीजिए कैबिनेट है, और कैबिनेट में प्रधानमंत्री ने क्या किया कि कोई मामला आया उनके पास और उन्होंने एक कमेटी बना दी कैबिनेट की, यानी 5 कैबिनेट मेंबर लिए और उसमें से एक को चेयरमैन बना दिया, उसे कहा जाता है कैबिनेट कमेटी। जैसे आपने सुना होगा CCEA, CCEA मींस कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये होता है। एक होता है CCPA, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। इस प्रकार की कमेटियां बनती है, बट इनका कोई हमारे संविधान में जिक्र देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन है, संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, अगर हम बात करें, कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जब रिक्वायरमेंट पड़ी तो कैबिनेट की कमेटी बना दी। फिर यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री उस कैबिनेट कमेटी के सदस्य हैं तो अध्यक्ष भी वही होंगे।
संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसा नहीं होता। संसदीय मामलों की समितियां अलग होती हैं, उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं। तो इसका आंसर क्या, सिर्फ फर्स्ट वन करेक्ट है, सेकंड वन भी करेक्ट है, थर्ड वन रॉन्ग है, फोर्थ वन भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। कथन 1 और 2 सही हैं, लेकिन कथन 3 और 4 गलत है। नेक्स्ट देखिए, पेपर गोल्ड का आशय क्या होता है। पेपर गोल्ड पद यानी ये जो टर्म है पेपर गोल्ड, तो ये जनरली आईएमएफ में यूज होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। आईएमएफ में जितनी भी कंट्रीज होती है वो अपना एसडीआर होता है, उसका एसडीआर मींस क्या, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उतना उसमें से वो विड्रॉ कर सकते हैं। और जब किसी देश की इकोनॉमी बेकार होती है या खराब होती है तो आईएमएफ उनको जो लोन देती है वो इसी फॉर्म में देती है, पेपर गोल्ड के नाम से ही, एसडीआर। इस समय पाकिस्तान आईएमएफ के ऊपर काफी डिपेंडेंट है, काफी न्यूज में रहता है, तो इस प्रकार का प्रश्न आना ही था। तो ये गलत है कि विशेष निर्वाह अधिकार है, ये भी गलत है। सोने से जुड़ी मुद्राएं भी गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्राइंग राइट। नेक्स्ट देखते हैं, फिर ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा उन्होंने ढूंढ के निकाला जिसको आप किसी भी बुक में देखेंगे तो बहुत जल्दी से आपको मिलेगा नहीं। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। और मैं आपको बता दूं, एंशिएंट हिस्ट्री से अगर कुछ एग्जाम में आता है तो 2-3 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। और अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो वैदिक एरा से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये 3-4 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना इतना इजी नहीं है, वो बहुत बड़ी एंशिएंट हिस्ट्री है। सो पहला कथन है, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें से 11 तो अभी हैं और 12वां ऐसा कहा जाता है कि वो गुम गया, अभी वो ओरिजिनली है नहीं 12वां। फिर श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वल्लभी गुजरात में है, वहां पर एक धर्म सभा आयोजित की गई थी, बहुत ही प्रसिद्ध धर्म सभा है जैनों की, और उसमें इस श्वेतांबर धर्म सूत्र के बारे में कोई खास जिक्र नहीं मिलता है। और दिगंबर और श्वेतांबर 2 प्रकार के जैन होते हैं। दिगंबर क्या करते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते हैं, न्यूड रहते हैं उनके जैन साधु। और श्वेतांबर क्या करते हैं, एक सफेद कलर का वस्त्र पहनते हैं, उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। तो ये श्वेतांबर के बारे में बात की गई है, तो इसका आंसर होगा डी। कथन 1 सही है, यानी श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है, एक उसमें से गुम चुका है, अभी 11 है हमारे पास। और दूसरा, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में हुआ, जो कि गलत है, वल्लभी में इनका संकलन नहीं हुआ। फिर कपिल मुनि को हम क्या कहते हैं, आपने कई बार सुना होगा, कपिल मुनि या कपिल ऋषि को भारतीय सांख्य शास्त्र का जनक कहा जाता है। सो पहला जो कथन है ये तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको कई सारी बुक्स में मिल जाएगा कि भारतीय सांख्य शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कपिल मुनि को। यही लिखा है उन्होंने, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है। और इसमें उन्होंने प्रैक्टिकल बात की है। प्रैक्टिकल बात क्या, देखिए कई लोग आपको ये देखने को मिलेंगे, कहते हुए देखने को मिलेंगे कि जीवन जो है वो भगवान ने दिया हुआ है, भगवान ही जीवन को चलाता है, ऐसे ही उत्पत्ति होती है। मैं किसी के खिलाफ नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहा है, बट हाँ कपिल मुनि का ये बोलना है कि ये तो प्राकृतिक है। जीवन मान लीजिए एक सीड है, सीड यानी क्या, एक बीज, अगर आप उसको मिट्टी में दबा देंगे तो डेफिनेटली उसमें से पौधा निकलेगा, और ये पौधा निकलेगा तो प्राकृतिक तरीके से निकलेगा, प्रकृति की वजह से। ऐसा नहीं कि उसको परमात्मा ने बनाया, देवी ने बनाया, गॉड ने बनाया, नेचुरल है। जैसे किसी का जन्म हुआ तो वो बड़ा होता जाएगा, उसकी ग्रोथ होती जाएगी, ये प्राकृतिक है, ऐसा कहना है किसमें, सांख्य शास्त्र में, या ये जो कपिल मुनि है इनका कहना है। कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। यानी प्रकृति जीवन का मूल है, ना कि कोई देवी सत्ता, कि परमात्मा ने चाहा तो आपका जन्म हुआ, परमात्मा चाहेंगे तो आपकी मृत्यु होगी। ऐसा हो भी सकता है, मैं तो सिर्फ कपिल मुनि के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो दोनों फैक्ट हैं ये दोनों ही करेक्ट हैं, कि प्रणेता सांख्य शास्त्र का किसे कहा जाता है, कपिल मुनि को, और दूसरा जीवन प्राकृतिक है ना कि परमात्मा की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, फिर ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। अब ये देखिए
क्रिकेट के ऊपर आपको जनरली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्रिकेट के ऊपर, बट कभी कभी वो ऐसा क्वेश्चन डालते हैं जिसको कि हमारे भारत में तो क्रिकेट के कितने क्रेजी लोग हैं जिनको एक एक चीजें पता है, फिर भी ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत ही कम लोगों ने दिया होगा। अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा बार मैच की दोनों ही पारियों में शून्य पर आउट हुआ? डक पर, दोनों ही पारियों में सबसे ज्यादा। अभी टोटल भी नहीं पूछा, अब इस प्रकार का डेटा पूछेंगे। और कुछ क्वेश्चन पीएससी के जो लोग होते हैं वो जानबूझकर इस प्रकार के डिफिकल्ट डालते हैं ताकि कट ऑफ को नीचे गिराया जा सके, और इस प्रकार के क्वेश्चन कट ऑफ को नीचे गिराते हैं। बहुत लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया होगा। इसका आंसर है CS मार्टिन, जो कहाँ के थे, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे। वो सबसे ज्यादा बार टेस्ट क्रिकेट में शून्य पर दोनों पारियों में आउट हुए, CS मार्टिन जी। नेक्स्ट देखिए, फिर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो पहला दिया है कृषि जलवायु, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। ये रॉन्ग है, क्योंकि भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, 15। अब ये कृषि जलवायु प्रदेश क्या होता है देखिए, मान लीजिए ये है हमारा भारत। मैं अगर थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करूं, ये हमारा भारत। अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर धान की खेती होती है। तो इतने एरिया को आप क्या बोल सकते हो, एक जोन मान सकते हो, क्योंकि धान की खेती होती है। और मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये गुजरात है, यहाँ पर कपास की खेती ज्यादा होती है, तो इसको एक जोन मान सकते हो, यानी कृषि जलवायु जोन है। इस प्रकार से टोटल खेती के हिसाब से या प्रोडक्शन के हिसाब से या लोगों को किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या उसका विभाजन किया गया तो उसे कहा जाता है कृषि जलवायु प्रदेश। ऐसे भारत में कितने, 15 कृषि जलवायु प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे, 20 नहीं। 20 क्या मिलते हैं आपको, कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश देखने को मिलते हैं। आप देखिए दोनों में डिफरेंस है। कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश क्या होंगे, मान लीजिए ये भारत है, फिर से मैंने बना दिया, ऐसा बना लेता हूं कि ये भारत है, इतना जो एरिया है ये वाला एरिया, मान लीजिए इस एरिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, अब क्लाइमेटिक कंडीशन से मतलब समझना, बारिश एक जैसी होती है, टेम्परेचर भी एक जैसा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, कृषि परिस्थितिकी प्रदेश एक माना जाएगा। और इतना, इसका भी टेम्परेचर सेम है, बारिश सेम मात्रा में होती है, इसे कहा जाएगा क्या, कृषि परिस्थितिकी प्रदेश। ये दूसरा हो गया, ऐसे तीसरा, ये चौथा। फिर आप सोच रहे होंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें ये जो कृषि जलवायु प्रदेश है ये ह्यूमन का बनाया हुआ होता है। ह्यूमन का बनाया हुआ मतलब क्या, मान लीजिए इतना ये एरिया है, सेम कृषि जलवायु क्षेत्र है, और इतनी जगह में कपास का उत्पादन हो रहा है और इतनी जगह में गन्ना का उत्पादन हो रहा है ज्यादा, तो ये दोनों अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र होंगे, कृषि परिस्थितिकी क्षेत्र नहीं। कृषि परिस्थितिकी क्षेत्र क्या होते हैं, वो प्रकृति द्वारा डिसाइडेड होते हैं, और ये क्या एक तरीके से ह्यूमन के द्वारा डिसाइड होते हैं कि कौन सी फसल वहां पर उगाना है जिसकी जरूरत हो। जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ में चावल होता है, अब वहां पर अगर कोई चाहे कि नहीं मैं तो काजू उत्पादन करूंगा, तो ये संभव है क्या, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि भारत में कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं और कृषि परिस्थितिकी प्रदेश कितने हैं, तो वो है 20। ये डेटा उल्टा लिख दिया, और जानबूझ के वो कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार का डेटा लिखते हैं। तो ये भी करेक्ट है और ये भी, सॉरी ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये 15 है और ये क्या है 20 है। तो पहला फैक्ट भी गलत हुआ, दूसरा भी फैक्ट गलत हुआ, तीसरा। अब अगर आप इसका डिटेल देखना चाहें तो अगर आप सर्च करेंगे थोड़ा सा भी तो इसके बारे में एक बहुत ही डिटेल रिपोर्ट आई हुई है, और वो रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन उसी से उन्होंने पूछा, उसी रिपोर्ट से। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क परिस्थिति की प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है, यानी दो अलग अलग परिस्थिति की क्षेत्र हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये इसका एरिया कुछ होगा, इसका कुछ एरिया होगा। अगर आप इसका डिटेल स्टडी करेंगे तो ही आप इसको समझ पाएंगे। फैक्चुअल है ये पूरा का पूरा, अदरवाइज ऐसा समझना पॉसिबल नहीं है। तो 1 2 3 तीनों ही गलत हैं। ये यहाँ पर 15 हो जाता, यहाँ पर 20 हो जाता तो ये सही हो जाता, और ये बड़ा इसको कर देते और इसको छोटा कर देते तो ये भी सही हो जाता, बट ऐसा नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर ये क्वेश्चन हमारे आयोग ने एलिमिनेट कर दिया, शायद इसमें डेटा बहुत ज्यादा मैशअप हो गया, कहीं का कहीं डेटा उल्टा सीधा डल गया और ये क्रम बराबर से बन नहीं पाया, इस वजह से इसे हटा दिया गया। फिर ये
हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मिडविल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, पहला वाला फैक्ट देखिए, उसमें उन्होंने क्या लिखा है। तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा पदवी प्रदान की गई थी। तो तानसेन के बारे में आपने सुना होगा, अकबर के 9 रत्नों में से थे तानसेन, और इन्हें मुगल सम्राट अकबर ने ये तानसेन की उपाधि नहीं दी थी। ये उपाधि किसने दी थी? ग्वालियर के राजा ने, उसका नाम था विक्रमादित्य, उसने ये उपाधि दी थी। और ये रामबली पांडे भी मुझे तो गलत लगता है, क्योंकि उनका सही नाम तानसेन का था तन्ना मिश्रा या रामतनु पांडे। रामबली पांडे, यहां भी मुझे ये गड़बड़ लगता है। पहली बात तो ये उपाधि इन्होंने दी नहीं, ये उपाधि किसने दी? ग्वालियर के राजा ने दी थी, ग्वालियर के महाराज ने दी थी। तो ये पहला फैक्ट गलत हो जाता है। फिर अकबर का विवाह राजा मानसिंह II की बहन के साथ हुआ था, ये भी गलत है, क्योंकि उनका जो विवाह हुआ था अकबर का, वो किसके साथ हुआ था? अकबर का विवाह हुआ था जो राजा भारमल की बेटी थी, और हरकाबाई, ये उनका नाम प्रचलित है। कहीं कहीं वीर कुंवर, कहीं कहीं जोधाबाई, ये सारे नाम उनके प्रचलित हैं। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, बट हाँ, उनका विवाह भगवान दास नाम का व्यक्ति था जो राजा भारमल का बेटा था, उनकी बहन के साथ हुआ था। तो ये गलत है, राजा मान सिंह रॉन्ग है। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। और राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे, ये गलत है, क्योंकि राजा टोडरमल अकबर की सेना में क्या थे? प्रधान सेनापति नहीं थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, सारा फाइनेंस का मैटर संभालते थे। तो इसमें सिर्फ आपको करेक्ट देखने को मिलेगा सिर्फ ये, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। बाकी के तीनों फैक्ट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। तो पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। ये अगर बात करें तो ये बिल्कुल फैक्ट गलत है, सॉरी सही है। जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय की ये जो चित्रकलाएं हैं, ये कहां पर बनाई जाती है? जनरली उड़ीसा और बंगाल में बनाई जाती है। और जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में ही है। तो उसी से इंस्पायर होकर लोग वहां पर ये पट्ट चित्रकलाएं बनाते हैं। और देखा जाता है ऐसा कि ये कपड़े पे बनाई जाती है इस प्रकार की चित्रकलाएं। तो ये फैक्ट एकदम करेक्ट है। फिर अगर दूसरे फैक्ट की बात करें तो दूसरे फैक्ट में आपको देखने को मिलेगा मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती है, ये भी करेक्ट है। मंजूषा उसके नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार की एक मंजूषा बनाई जाती है, पेटी टाइप बनाते हैं, फिर इसके ऊपर चित्र बनाते हैं, इसे कहा जाता है मंजूषा चित्रकलाएं। ये बिहार वाले पार्ट में बनाया जाता है, भागलपुर के आसपास। फिर तीसरा, पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। वो ऐसा इस पे बना के रखते हैं, उनका जो गेट होता है उसके ऊपर आपको ये पिथौरा चित्रकलाएं देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी अलीराजपुर और झाबुआ के आसपास जो आदिवासी समुदाय होता है वो बनाता है, और उसी के आसपास जो गुजरात की बॉर्डर टच करती है वहां पर भी आदिवासी लोग इस प्रकार की चित्रकलाएं बनाते हैं। तो ये तीनों ही फैक्ट करेक्ट है, तीनों सही है। बट ये गलत क्यों हो गया? इसको हमारे आयोग ने हटा क्यों दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया? उसका कारण ये है कि ये सभी चारों कथन सही हैं, ये गलत लिखा गया। अगर यहाँ पर तीनों होता, सभी तीनों कथन सही हैं, तो ये फिर आयोग इसको एलिमिनेट नहीं करता, बट इसको हटा दिया। हालांकि ये तीनों ही पॉइंट करेक्ट हैं, ये भी और ये भी। नेक्स्ट देखिए, फिर अब ये करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन है जो कि आप हिस्ट्री हो चुके, जिनसे आपको कोई ज्यादा लेना देना नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। IRDAI, इरडाई के बारे में आपने सुना होगा। IRDAI ये इंश्योरेंस की रेगुलेटिंग बॉडी है जो रेगुलेट करती है इंश्योरेंस को। और आपने देखा होगा जो साइबर सिक्योरिटी है हमारे यहाँ पर, साइबर क्राइम काफी बढ़ते जा रहे हैं, और साइबर से मान लीजिए ये हुआ कि आपका कार्ड हैक कर लिया और आपके पैसे सब उड़ा दिए, या आपका अकाउंट हैक कर लिया, तो उसका भी इंश्योरेंस करने के लिए अब ये इरडाई कोशिश कर रही है कि इस प्रकार का ये जो साइबर सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने ये कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी के उस पैनल के अध्यक्ष कौन थे? P उमेश। हालांकि अब ये इतिहास हो चुका है और अब ये करंट अफेयर नहीं है, फिर भी देख लीजिए। फिर ये भी ठीक वैसा ही है, क्योंकि करंट अफेयर एक ही बार एग्जाम में आ सकता है, दोबारा शायद नहीं।
भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 3 के तहत दिसंबर 2020 में मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ हो ची मिन सिटी के नहा रोंग बंदरगाह पर पहुंचा? तो फिर से इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। INS किल्तान ये पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूएनडीपी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कई बार ये एग्जाम में आ जाता है, द्वारा किस भारतीय को SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है सोनू सूद जी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस लॉकडाउन में, काफी लोगों की मदद की, लोगों को घर पहुंचाया, बहुत अच्छी बात है। तो इन्हें यह अवार्ड दिया गया यूएनडीपी की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से, SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड, सोनू सूद जी को, जो बॉलीवुड के अभिनेता है। फिर किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड घोषित किया गया? तो ज्यादातर लोगों ने इसको कोहली लगाया होगा, विराट कोहली गलत है इसका आंसर। केन विलियमसन भी नहीं है, कुमार संगकारा भी नहीं है, इसका आंसर है स्टीव स्मिथ, जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, जिनके ऊपर कुछ समय के लिए बीच में प्रतिबंध लग गया था। हालांकि ये अब इन क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुके हैं। अब ये करंट अफेयर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब करंट अफेयर रहा ही नहीं। फिर भी देख लीजिए, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के क्या? तो ये तो क्वेश्चन आना ही था, ये CAG बने, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये कौन से 14th नंबर के CAG भारत के बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये एक IAS ऑफिसर है। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को के लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व धरोहर वाले शहरों की सूची में शामिल किया गया? विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज में किन 2 शहरों को शामिल किया गया मध्य प्रदेश के? तो इंदौर ग्वालियर नहीं है इसका आंसर, रीवा और भोपाल भी नहीं है, ये भी नहीं, इसका आंसर है ओरछा और ग्वालियर। ओरछा के बारे में आपने सुना होगा, ये बहुत ही पुराना शहर है और चंदेलों की राजधानी था ये ओरछा। और यहाँ पर आपको जहांगीर महल देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको रामायण से संबंधित संग्रहालय देखने को मिलेगा। और ग्वालियर तो खैर पुराना है ही, कोपांचल इसका पुराना नाम था ग्वालियर का। और ये दोनों शहरों को किसमें शामिल कर लिया गया? विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर लिया है। किसने? यूनेस्को के लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत। तो इसका आंसर होगा क्या? ओरछा और ग्वालियर। फिर अनीता आनंद को किस पुस्तक के लिए पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 प्रदान किया गया? अनीता आनंद ये कनाडा में रहती हैं और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उनकी सहायक हैं ये। और इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक के लिए इन्हें क्या मिला? हेजल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री, ये अवार्ड दिया गया अनीता आनंद जी को। तो द पेशेंट एसेसिन, ये पुस्तक ये अवार्ड उन्हें दिया गया इस पुस्तक के लिए। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा जलवायु परिवर्तन पर बनाए गए अपने नए युवा परामर्शदाता समूह में किस भारतीय को रखा गया है? फिर से ये सारे के सारे अब करंट अफेयर नहीं रहे या अभी आपके किसी काम के नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। युवा परामर्शदाता समूह बनाया किसने? संयुक्त राष्ट्र महासंघ के सचिव ने, महासचिव ने, यह है एंटोनियो गुटेरेस। ये नाम परीक्षा में कई बार आया, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी कि क्लाइमेट चेंज काफी इस समय भयावह है, तो इसके लिए एक ग्रुप बनाया यंग लोगों का, तो उसमें एक भारतीय को भी शामिल किया गया, वो है अर्चना सोरेंग जी, उन्हें इसमें शामिल किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व अर्थशास्त्रीय मंच के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये लिंग अंतर सूचकांक क्या होता है? ये देखा जाता है कि अगर विश्व का जो सेक्स रेशियो मान लीजिए 981 है और भारत का सेक्स रेशियो कितना है? मान लीजिए 920 है, तो अंतर कितना हुआ वैश्विक सेक्स रेशियो और इंडियन सेक्स रेशियो में? ये जो डिफरेंस है, इसके आधार पर फिर सूची तैयार की जाती है। तो अब इसको आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है, अब ये इतिहास हो चुका है एक प्रकार से, अब ये करंट अफेयर नहीं है। तो भारत को 112वें नंबर पर इस सूची में रखा गया था 2020 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? आपको पता होगा फॉरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है हमारे भारत में,
इवन हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ये राज्य सूची का हिस्सा था। राज्य सूची मीन्स क्या, जिसके ऊपर सिर्फ राज्य सरकार कुछ कानून बना सकती है, योजनाएं बना सकती है। एक होती है केंद्र सूची, जिसके ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार का हक होता है, राज्य सूची जिसके ऊपर सिर्फ राज्य सरकार का हक होता है, और समवर्ती सूची जिसमें दोनों ही एक दूसरे से बातचीत करके फिर कानून बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। तो आपने देखा होगा वनों के ऊपर केंद्र सरकार की भी योजनाएं चलती है और राज्य सरकार की भी चलती है। इसलिए पहले ये सिर्फ राज्य सूची में था, अब इसे समवर्ती सूची में कौन सा, तो संविधान संशोधन में शामिल किया गया। तो ये 42 में, मैं आपको फिर बता दूं 42 और 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, ये काफी परीक्षा में आते हैं। इन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये आपको याद करना है, इनके एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए 42 और 44 के। तो इसका आंसर होगा 42 अमेंडमेंट। निम्नलिखित में से किन देशों में ने नामा 11 का गठन किया है? नामा मीन्स क्या होता है? NAMA। नामा होता है नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये WTO ने एक संगठन बनाया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। किसके लिए? विकासशील देशों के लिए बनाया। तो इसका आंसर होगा क्या? विकासशील देशों ने नामा 11 संगठन का गठन किया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।